हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। यानी हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज उनके प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, मतलब यहाँ पे आज हम लोग क्या सीखेंगे कि जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऐसे अनादर्श विलयन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट ने अपने नियम में बताया था कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है, राउल्ट ने क्या बताया था? राउल्ट ने बताया था विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो बराबर होता है किसके? घटकों के वाष्प दाब के योग के, यानी घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ये राउल्ट ने अपने नियम में बोला था, ठीक है। यानी जो दोनों घटक के वाष्प दाब होता है उसका योग करने पर हमको क्या प्राप्त होता है? विलयन का वाष्प दाब प्राप्त होता है। ये राउल्ट ने अपने नियम में बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। मतलब यहाँ पे राउल्ट के अकॉर्डिंग जो है मान नहीं प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर होगा क्या कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा किसके अकॉर्डिंग, यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों के लिए जो राउल्ट विलयन का वाष्प दाब होगा वो ज़्यादा होगा किससे? Pa प्लस Pb से। यानी घटकों के वाष्प दाब का योग करने पर विलयन का वाष्प दाब जो प्राप्त होगा वो घटकों के वाष्प दाब से ज़्यादा होगा। यानी घटकों के वाष्प दाब का योग जो होगा वो विलयन के वाष्प दाब से कम हो जाएगा, या विलयन का जो वाष्प दाब होगा, समझना ध्यान से यहाँ पे कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो घटकों के वाष्प दाब के योग से क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसको बोला गया धनात्मक विचलन। क्या? धनात्मक विचलन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब जो है वो ज़्यादा है और घटकों के वाष्प दाब का योग कम है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे, मान लो इन दोनों घटकों का वाष्प दाब कितना है? 10 है, और यहाँ पे जो विलयन का वाष्प दाब है वो ज़्यादा है। इसका मतलब मान लो यहाँ पे 12 है, ठीक है। दाब है तो पास्कल भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हो रहा है तो इसको बोलते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है। तो अब हम लोग भाषा लिखते हैं, इसकी परिभाषा। इन विलयनों में प्रत्येक घटक ए व बी, ठीक है, ए व बी, मतलब विलयन जो होगा वो दो घटकों से मिलकर बना होगा, दो अवयवों से मिलकर बना होगा, ए और बी, ठीक है। प्रत्येक घटक ए व बी का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त, राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से, राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम होता, अधिक होता है। ठीक है। तो ये हो गया धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए। यहाँ पे क्या बताया गया कि यानी इन विलयनों में प्रत्येक घटक का जो वाष्प दाब होता है, यानी विलयन के अंदर, ठीक है, विलयन के अंदर जो घटक का वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है। बस इतना बात आपको समझना है, ठीक है। जबकि राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या था, अगर हम लोग राउल्ट के नियम के आधार पे घटकों का वाष्प दाब देखेंगे तो यानी घटक का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो घटक का वाष्प दाब होता है वो उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
घटक का वाष्प दाब जो होता है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्या, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श बेलन। अब अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर घटकों का जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक हो जाता है, तो इसका कारण क्या होता है? कारण, इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो विलेन के अंदर दोनों विलेय और विलायक हैं, ठीक है, यानी विलेन के अंदर जो विलेय और विलायक के अणु हैं उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसका मान यानी घटक के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के मान से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, जैसे यहाँ पे लिखें कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये विलेन है, ठीक है, ये विलेन है, इसके अंदर विलेन भरा पड़ा है। ठीक है, अब विलेन के अंदर दो घटक होंगे, एक ए के अणु होंगे और दूसरे बी के अणु होंगे, और मान लीजिए यहाँ पर कोई अकेला कोई घटक है, ठीक है, अकेला कोई घटक है, कोई अवयव है, और यहाँ पर मान लीजिए ये ए है, तो ए के अंदर घटक ए के अंदर जो अणु होंगे वो ए के होंगे, और विलेन के अंदर जो घटक होंगे वो और ए और बी के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण जो बल लग रहा है, इस आकर्षण बल का मान ए के अणुओं यानी घटक ए के अणुओं के बीच जो लगने वाले आकर्षण बल से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब विलेन के अंदर जो घटक हैं उनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण का बल का मान क्या होता है? घटक शुद्ध अवस्था में जो घटक हैं उनके अणुओं की तुलना में इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। और आकर्षण बल कम होने के कारण ये बहुत ही कम ऊर्जा की उपस्थिति में ही ये जो है विलेन को छोड़ करके जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? इनका वाष्प दाब अधिक होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी आकर्षण बल, ए बी आकर्षण बल का मान क्या होगा? ए या बी आकर्षण बल से क्या हो जाएगा? कम होगा। मतलब यहाँ पे विलेन के अंदर जो उपस्थित घटक हैं उनके अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो शुद्ध जो घटक है उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल की तुलना में क्या होता है? इनका आकर्षण बल कम होता है। इसीलिए ये बहुत ही कम ऊर्जा पर, बहुत ही कम ताप पर ये वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? इसीलिए इनका जो वाष्प दाब होता है, इनके विलेनों का वाष्प दाब जो होता है वो घटकों के वाष्प दाबों के योग से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर कारण। अब हम जानेंगे इनके कुछ और भी लक्षण। ठीक है, कुछ और भी लक्षण। तो क्या होता है इन विलेनों में क्या होता है? पहला लक्षण लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन विलेनों में राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनका वाष्प दाब, विलेन का वाष्प दाब जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पी विलेन का वाष्प दाब पी, ठीक है, विलेन के वाष्प दाब को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। तो विलेन का वाष्प दाब जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे? पी प्लस पी से, यानी विलेन के अंदर उपस्थित जो घटक होते हैं उनके योग से इनका वाष्प दाब क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी जो घटक हैं, घटकों के वाष्प दाबों का योग करने पर जो विलेन का वाष्प दाब प्राप्त होता है उसका विलेन का वाष्प दाब ज़्यादा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, क्योंकि राउल्ट ने यही बताया था, यानी घटकों का जो वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभात के क्या होता है? समानुपाती होता है। या जो है घटकों का वाष्प दाब जो होता है वो शुद्ध अवस्था में घटक का वाष्प दाब और उसके मोल प्रभात के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर विलेन के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि विलेन के अंदर जो घटक का वाष्प दाब है वो यानी शुद्ध अवस्था में जो घटक का वाष्प दाब और उसके मोल प्रभात के गुणनफल के क्या है? से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे शुद्ध अवस्था में क्या हो, यहाँ पे जो विलेन के अंदर घटक का वाष्प दाब है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे घटक के लिए भी लिख सकते हैं पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, यहाँ पर दूसरे घटक का भी वाष्प दाब ज़्यादा है। ठीक है, विलेन के अंदर, ये केवल विलेन के अंदर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा
एच ऑफ मिक्सचर्स या मिश्रण, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर्स जो होता है या मिश्रण जो होता है इज ग्रेटर देन 0, मतलब विलयन की जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो 0 से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब यहाँ पे विलयन का जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है यानी विलयन की जो ऊर्जा का मान होता है यानी ऊष्मा जो होती है विलयन में अवशोषित होती है, क्योंकि विलयन की ऊष्मा जब अवशोषित होगी विलयन में तभी उसका जो है मान बढ़ेगा, यानी उसका जो ऊष्मा का मान बढ़ेगा। इसीलिए बताया गया कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जो होता है वो 0 से अधिक होता है। मतलब यहाँ पे जैसे कोई भी अपक्रिया होती है तो या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा और या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो उसके लिए उस जो ऊर्जा का मान होगा वो घटेगा, क्योंकि उत्सर्जन होगा तो ऊर्जा का मान घट जाएगा। लेकिन जब अवशोषण होगा तो उसका क्या, विलयन का क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, यानी ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जो है वो 0 से अधिक हो रहा है। मतलब ये जो अपक्रिया होगी वो ऊष्मा का अवशोषण होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। मतलब ये जो है एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है, ठीक है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लिख सकते हैं डेल्टा वी आप मिश्रण या मिक्सचर्स भी लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे विलयन का आयतन भी बढ़ जाता है, यानी उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, विलयन का आयतन भी बढ़ जाता है तो 0 से ज़्यादा हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब दो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए पहले घटक का आयतन यहाँ पे 10 ml है और दूसरे घटक का आयतन यहाँ पे 10 ml है, तो विलयन का आयतन कितना होना चाहिए, 20 ml होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे 20 नहीं होता है, 20 से ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए 22 ml हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। तो यहाँ पे विलयन का आयतन भी बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो है अनादर्श विलयन, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उदाहरण। कौन कौन से ऐसे विलयन हैं जो प्रदर्शित करते हैं धनात्मक विचलन। तो सबसे पहला आता है हमारा एसीटोन तथा एथेनॉल का मिश्रण। यानी एसीटोन और एथेनॉल का जो मिश्रण होता है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं CH3OH प्लस जल का मिश्रण। मतलब मेथेनॉल और जल का जो मिश्रण होता है वो भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। CH3 CH2OH प्लस जल का मिश्रण। मतलब एथेनॉल और जल का जो मिश्रण होता है वो भी क्या प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन। इसी तरीके से एसीटोन प्लस ईथर का जो मिश्रण होता है वो भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिश्रण। तो इतना आपको याद ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया है कि पहला हो गया एसीटोन और एथेनॉल का जो मिश्रण होता है, दूसरा मेथेनॉल और जल का मिश्रण, तीसरा एथेनॉल जल का मिश्रण, चौथा एसीटोन और ईथर का मिश्रण और पांचवा कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिश्रण। ये ऐसे मिश्रण हैं जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्ट के नियम से, ठीक है। राउल्ट के नियम से ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनका विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो घटकों के वाष्प दाब के योग की तुलना में बढ़ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक।
मतलब ये हो गया निगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन का मतलब जिनके विलयन का वाष्पदाब जो होता है वो घटकों के वाष्पदाब की तुलना में क्या हो जाता है, योग की तुलना में घट जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो क्या होता है, इन विलयनों में प्रत्येक घटक का वाष्पदाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्पदाब से क्या होता है, यहाँ पे पहले था यानी धनात्मक में अधिक हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इन विलयनों में प्रत्येक घटक का वाष्पदाब जो होता है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्पदाब से क्या होता है, कम होता है। और इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पे पहले क्या था कि घटक ए और बी के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान जो होता था वो घटक ए या घटक बी के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के मान की तुलना में कम होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये ज़्यादा हो जाएगा और जस्ट इसके सारे के सारे जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इन विलयनों में क्या होता है, इन विलयनों में प्रत्येक घटक का जो वाष्पदाब होता है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्पदाब से क्या होता है, कम होता है। यानी घटक का जो वाष्पदाब होगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो घटक का वाष्पदाब कितना है, घटक का इसका वाष्पदाब मान के चलिए 10 है और इसका भी वाष्पदाब कितना है, 10 है। तो यहाँ पे जो विलयन का वाष्पदाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मान लो 18 हो जाएगा, क्योंकि वाष्पदाब क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्पदाब घटकों की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घटकों के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, घटकों के बीच जो यानी घटक के जो अणु हैं, विलय और विलायक के बीच, विलय और विलायक के जो अणु हैं उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान जो है घटक के अणुओं की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी घटक के अणुओं यानी विलयन के अंदर जो घटक है उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान शुद्ध घटक के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्पदाब विलयन के अंदर जो हो जाएगा वो राउल्ट के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा गया इन विलयनों के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे विलयन का वाष्पदाब कम होगा, विलयन का वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण बल का मान यानी विलयन के अंदर जो घटक हैं उनके बीच अगर आकर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा तो विलयन का वाष्पदाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी विलयन का यहाँ पे जो वाष्पदाब P है वो क्या है, इज लेस देन PA प्लस PB, मतलब विलयन का वाष्पदाब जो है वो घटकों के वाष्पदाब के योग से कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। आकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो विलय और विलायक के अंदर यानी विलय और विलायक के जो अणु हैं वो बहुत कम पलायन कर पाएंगे, बहुत कम वाष्प के रूप में बदल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इनका वाष्पदाब घट जाएगा। अब अगर हम एक घटक के लिए लिखें तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, यानी PA इज लेस देन PA नॉट XA, या दूसरे घटक के लिए PB इज लेस देन PB नॉट XB, मतलब यहाँ पे घटकों का वाष्पदाब भी घट जाता है किसकी तुलना में, उनके शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और मोल प्रभाज की तुलना में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे अगर डेल्टा एच आप मिश्रण की बात करें, डेल्टा एच आप मिश्रण मतलब यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन की बात करें, ऊष्मा परिवर्तन की बात करें तो उसका मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो है आकर्षण बल का मान, यहाँ पे आकर्षण बल का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इनका आकर्षण बल का मान क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, एंथैल्पी परिवर्तन वो कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन होगा। यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा क्योंकि यहाँ पर ये बंध जो है वो कमज़ोर हैं, यानी दुर्बल बल है। ठीक है, यानी पे दुर्बल आकर्षण बल लग रहा है और यहाँ पे प्रबल, तो ये बल जब टूटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टूटेंगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, विलयन की जो है एंथैल्पी परिवर्तन जो हो जाएगी वो क्या चली जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, यानी एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्मा का उत्सर्जन यानी ऊष्मा शोषी प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है, ऊष्मा शोषी, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं
ऊष्मा शोषी। ठीक है, अब अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात करें किसके, मिश्रण के आयतन की, ठीक है, यानी मिश्रण के अगर आयतन की बात करें तो यहाँ पर आकर्षण बल अधिक होने के कारण मिश्रण का आयतन भी इज लेस देन 0, मतलब कम हो जाएगा। यानी घटकों के आयतन के योग से मिश्रण का जो आयतन होगा या विलयन का जो आयतन होगा वो कम हो जाएगा। तो इतना बात आपको याद रखना है, यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर जो है इज लेस देन 0, मतलब इसका आयतन क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब अगर हम लोग लिखें क्या, उदाहरण लिखें, उदाहरण लिखें, तो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, फिनाल कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन बनाते हैं। तो फिनाल और एनिलीन का मिश्रण याद रखना है। फिनाल और एनिलीन का जो मिश्रण होता है वो कौन सा विलयन बनाता है, यानी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन बनाता है। अब फिनाल का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी एक बेंजीन रिंग होती है और उसके साथ जो है OH समूह जुड़ा होता है, और एनिलीन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलता है, NH2, यानी बेंजीन रिंग से NH2 समूह जुड़ा होता है तो उसको एनिलीन कहते हैं, और अगर प्यारे बच्चों OH समूह जुड़ा होता है तो इसको हम लोग फिनाल कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा, और ये एनिलीन हो जाएगा। तो इतना याद रखना है। दूसरा क्या हो जाएगा, यानी पहला क्या हो गया, फिनाल और एनिलीन का मिश्रण हो गया। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा HCl और जल का मिश्रण। दूसरा क्या लिख सकते हैं, HCl और जल का मिश्रण। HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जल का जो मिश्रण होता है ये भी कौन सा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तीसरा भी लिख सकते हैं, एसीटोन CH3 CO CH3, ठीक है, और प्लस में कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का मिश्रण, यानी CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण, और यहाँ पे एसीटोन का जो मिश्रण, इन दोनों के मिलाने पर जो हमारा मिश्रण तैयार होता है, जो विलयन तैयार होता है वो कौन सा विलयन कहलाता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम जानेंगे इसको ग्राफ के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, तो इनको हम ग्राफ के रूप में समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम इनको ग्राफ के रूप में समझेंगे। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों का ग्राफीय निरूपण।
यानी कहने का मतलब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों का ग्राफीय निरूपण। अगर इनके लिए बच्चों हम लोग ग्राफ को ड्रा करें, ग्राफ को बनाएं तो क्या कैसा ग्राफ प्राप्त होगा? यहाँ पे 2 अक्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर जो रहेगा वो वाशदाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाशदाब हो जाएगा। और इधर की ओर क्या हो जाएगा? इधर घटक का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो ये इस बिंदु पर घटक ए का जो मोल प्रभाज होगा, यानी घटक ए का जो मोल प्रभाज होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जो है घटक ए का जो मोल प्रभाज है वो 0 हो जाएगा इस बिंदु पर। फिर इस बिंदु पर दूसरे घटक जो बी है उसका मोल प्रभाज 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले घटक का मोल प्रभाज 1 है और तो दूसरे का 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरे घटक का मोल प्रभाज जो एक्स बी है, एक्स बी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि पहला घटक यहाँ पे 0 हो गया है। अगर अब हम लोग ग्राफ को यहाँ पे ड्रा करें तो कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पहले घटक का जो है शुद्ध अवस्था में वाशदाब है PA0, और ये दूसरे घटक का शुद्ध अवस्था में वाशदाब है PB0, ठीक है। तो ये तो जो दिख रहा है डॉटेड लाइन के द्वारा हमने दिखाया है, ये राउल्ट के अकॉर्डिंग है। मतलब यहाँ पे जो घटक का वाशदाब है उसके मोल प्रभाज के क्या होता था? समानुपाती होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि घटक का मोल प्रभाज जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है, मोल प्रभाज के समानुपाती यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये पहले घटक के लिए अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे घटक का जो घटक का वाशदाब है विलयन के अंदर वो बढ़ गया है, तो इसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। क्योंकि घटक का वाशदाब क्या हो रहा है? विलयन के अंदर बढ़ रहा है, जबकि शुद्ध अवस्था में वाशदाब वही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन अब जब विलयन के अंदर देखते हैं तो इसका वाशदाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इतना आपको याद रखना है, यानी विलयन के अंदर इन घटकों का वाशदाब बढ़ जाता है। और जब इन घटकों का वाशदाब विलयन के अंदर बढ़ जाएगा तो विलयन का वाशदाब भी बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो इतना बात आपको समझना है, यानी विलयन का वाशदाब बढ़ जाता है घटकों के वाशदाब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले घटक के लिए है, तो यहाँ पर ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PA इज ग्रेटर देन PA0 XA, क्योंकि विलयन के अंदर घटक का वाशदाब बढ़ जाता है। और ये दूसरे घटक के लिए हो जाएगा PB इज ग्रेटर देन PB0 XB, ठीक है। तो ये दूसरे घटक के लिए हो गया। अब अगर हम लोग विलयन के लिए लिखें तो P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि विलयन का जो वाशदाब है वो दोनों घटकों के वाशदाब से क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो बस इतना बात आपको याद रखना है। ये हो गया आपके पहले, यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण। अगर हम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण करें तो कुछ इस प्रकार कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं साइड में, दूसरा ग्राफ यहाँ हो जाएगा, ये हम दूसरा मान लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले
अनादर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण। तो यहाँ पर वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। ऋणात्मक विचलन के लिए विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तो इसके लिए कैसा ग्राफ रहेगा देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो गया आपका। दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो अब पहले घटक के लिए अगर हम वाष्प दाब देखेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर वाष्प दाब P हो जाएगा, और यहाँ पर पहले घटक XA का जो मोल प्रभाज हो जाएगा वो 1 होगा। यहाँ पर XA का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे XB का मान 0 और यहाँ पर XB का मान 1। इधर जाएंगे तो मोल प्रभाज, ऊपर की ओर जाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले घटक के लिए अगर हम लोग खींचेंगे ग्राफ तो इस प्रकार से ये हो गया पहले, यानी पहले घटक का आगे जाने की ओर, ठीक है। पहले घटक का मोल प्रभाज क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि 1 है यहाँ पे 0 तो घटेगा, तो वाष्प दाब भी इसका घटेगा। मोल प्रभाज घटेगा तो वाष्प दाब, लेकिन आगे की ओर जाने पर घटक बी का मोल प्रभाज यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो घटक बी का मोल प्रभाज बढ़ता है तो इसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो इतना याद रखना है, ठीक है। अब अगर इनको हम विलयन के वाष्प दाब का देखेंगे, विलयन, ठीक है, तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये तो राउल्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है ऋणात्मक विचलन, यानी विलयन का वाष्प दाब घट रहा है, और विलयन के अंदर जो घटक है उनका वाष्प दाब भी, घटकों का वाष्प दाब भी विलयन के अंदर घट जा रहा है। तो पहले घटक के लिए अगर वाष्प दाब घटेगा तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। और दूसरे घटक के लिए भी वाष्प दाब इस तरीके से घट जाएगा, और विलयन के लिए भी वाष्प दाब कुछ इस प्रकार से घट जाएगा। इतना याद रखना आपको। अब ये पहले घटक के लिए है, तो PA इज लेस देन PA नॉट XA। दूसरे घटक के लिए यहाँ पे हो जाएगा PB इज लेस देन PB नॉट XB, क्योंकि घटकों का वाष्प दाब भी विलयन के अंदर घट रहा है, तभी विलयन का वाष्प दाब घट रहा है। यहाँ पे हो जाएगा P इज लेस देन PA प्लस PB, ठीक है। तो इस तरीके से विलयन का जो वाष्प दाब होता है घटकों के वाष्प दाब के योग से कम होता है, तो ये भी याद रखना। और यहाँ पे ये घटक A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है तो PA नॉट है, और ये घटक B का वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में, तो ये हो गया PB नॉट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये हो गया ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और ये हो गया धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, विलयन का वाष्प दाब बढ़ रहा है और यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब घट रहा है। यहाँ पर घटकों का वाष्प दाब बढ़ गया है, यहाँ पे घटकों का वाष्प दाब क्या हो रहा है, घट गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। ये दोनों हो गया, दोनों का ग्राफीय निरूपण हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। कौन सा है? अगला जो टॉपिक है वो है स्थिर क्वथनांकी
स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। तो स्थिर क्वथनांकी व स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखो, ये ऐसे द्विघटकीय मिश्रण होते हैं। द्विघटकीय का मतलब दो घटकों से बने हुए मिश्रण होते हैं, यानी ये ऐसे द्विघटकीय मिश्रण होते हैं जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन जो होता है वो समान होता है। यानी चाहे ये द्रव अवस्था में रहें चाहे वाष्प अवस्था में रहें, इन दोनों का संगठन क्या हो जाता है? समान ही रहता है। और इनकी एक और खासियत होती है, जिनकी मूल खासियत होती है, मूल लक्षण होता है कि जब इनको हम गर्म करते हैं, कौन से, यानी स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण को गर्म करते हैं, तो दोनों ये जो घटक होते हैं, यानी दोनों का ये मिश्रण जो होता है वो साथ साथ वाष्पित होता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लो पहला घटक वाष्पित हो गया फिर दूसरा होगा, ऐसा नहीं, दोनों साथ साथ वाष्पित होते हैं। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाता है? स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। यानी फिर से, यानी ऐसा मिश्रण या ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है, मतलब अगर वो द्रव अवस्था में है तब भी उनका संगठन समान ही रहेगा, अगर उनको हम गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, अगर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तब भी वहाँ वाष्प अवस्था में भी संगठन समान ही रहने वाला है, घटने और बढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसी अवस्था में भी प्यारे बच्चों, ऐसी अवस्था में ऐसे मिश्रणों को क्या कहा जाता है? स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे द्विघटकीय मिश्रण, ऐसे द्विघटकीय, द्विघटकीय का मतलब दो घटकों से बने, ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका वाष्प और द्रव प्रावस्था में संगठन क्या होता है? समान होता है। समान होता है तथा इनको गरम करने पर, ठीक है, तथा इनको गरम करने पर एक साथ उबलते हैं, मतलब इनका क्वथनांक निश्चित होता है, दोनों का एक साथ उबलते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान ही रहता है और एक साथ अगर इनको हम गर्म करते हैं तो एक साथ उबलते हैं, मतलब एक साथ ये वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऐसे मिश्रण को कहा जाता है स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहा जाता है। अंग्रेजी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहा जाता है, मिक्सचर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब हम बात करेंगे कि जो स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या लिख सकते हैं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा उच्चतम क्वथनांकी, ठीक है, उच्चतम
क्वाथी लिख सकते हैं, उच्चतम क्वाथी मिश्रण, या उच्चतम क्वथनांक वाले मिश्रण भी लिख सकते हैं, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गया, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण या उच्चतम क्वाथी मिश्रण। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं न्यूनतम क्वाथी मिश्रण, न्यूनतम क्वाथी मिश्रण। तो आपको ये याद रखना है, यानी उच्चतम क्वाथी मिश्रण और न्यूनतम क्वाथी मिश्रण। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उच्चतम क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। उच्चतम क्वाथी मिश्रण। उच्चतम क्वाथी मिश्रण कैसे मिश्रण होते हैं, यानी कैसे क्वथनांकी मिश्रण होते हैं या कैसे क्वाथी मिश्रण होते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि उच्चतम क्वाथी मिश्रण या उच्चतम स्थिर क्वथनांकी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं या ऐसे क्वथनांकी मिश्रण होते हैं जिनका जो क्वथनांक होता है, यानी इन मिश्रण का, इन विलयनों का जो क्वथनांक होता है वो दोनों घटकों के क्वथनांकों से क्या होता है, उच्च होता है। मतलब यहाँ पे जो ये है, ये मिश्रण है, उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण, मतलब ये एक मिश्रण है, दो घटकों से मिलकर बनाया गया है। तो इसका जो क्वथनांक होगा, इस मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो दोनों घटकों के क्वथनांकों से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बस इतना बात आपको समझना है यहाँ पे। तो लिख सकते हैं ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण, ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों से उच्च होता है, दोनों घटकों से क्या होता है, उच्च होता है, दोनों घटकों से उच्च होता है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, ऐसे मिश्रण को कहते हैं उच्चतम क्वाथी मिश्रण या उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा उच्चतम क्वाथी मिश्रण। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं HNO3, क्या लिख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं कि इनका निर्माण किसके द्वारा होता है। उच्चतम क्वथनांकी वाले मिश्रण का निर्माण जो होता है वो ऋणात्मक विचलन, कौन से, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन से होता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन से इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मतलब उच्चतम क्वथनांकी जो मिश्रण होते हैं या उच्चतम क्वाथी जो मिश्रण होते हैं, इनका निर्माण किससे होता है, मतलब जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं अनादर्श विलयन, उन्हीं विलयनों से, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों से ही इनका निर्माण होता है उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। अब ऋणात्मक विचलन मतलब जिनका वाष्प दाब घट जाता है, और जिनका वाष्प दाब घट जाता है मतलब क्यों घटा था, क्योंकि इनके घटकों के अणुओं के बीच, यानी विलय और विलायक के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल था वो अधिक हो गया था, यानी अधिक मजबूत हो गया था, आकर्षण बल अधिक मजबूत हो गया था, इसीलिए इनका वाष्प दाब घट गया। अब इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतने ही ज़्यादा इसका उच्चतम क्वथनांक हो जाएगा। तो बस ये बात आपको याद रखना है कि जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं अनादर्श विलयन, उनका क्वथनांक उच्च हो जाता है, और जिनका क्वथनांक उच्च हो जाता है उनका वाष्प दाब भी घट जाता है। तो बस ये बात यहाँ पर याद रखना है। तो अब इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड 68%। अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड ले लें 68% और साथ में जल
यानी जल को ले लेते हैं 32%, कितना 32%। और ये मिश्रण अगर हम लोग तैयार करते हैं, इनका अगर हम लोग मिश्रण तैयार करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उच्चतम क्वथनांक की मिश्रण कहलाता है। अब अगर हम नाइट्रिक अम्ल के क्वथनांक की बात करें तो इसका होता है 359 केल्विन होता है। यानी नाइट्रिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वो 359 केल्विन होता है। जल का आपको बहुत पहले से पता है 373 केल्विन होता है। और इसके मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो कितना हो जाएगा, 393.5 केल्विन हो जाएगा, 393.5 केल्विन। यानी अगर नाइट्रिक अम्ल ले लिया जाए 68% और जल ले लिया जाए 32%, ठीक है, कितना 32%, तो उसका जो मिश्रण तैयार होगा तो उसका क्वथनांक कितना हो जाएगा, 393.5 केल्विन। जबकि यहाँ पे जल का क्वथनांक 373 और नाइट्रिक अम्ल का 359, मतलब इन दोनों की तुलना में मिश्रण का जो क्वथनांक होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्या, उच्चतम क्वथनांक की मिश्रण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अगला न्यूनतम क्वथनांक की मिश्रण या न्यूनतम क्वाथी मिश्रण की ओर। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो प्यारे बच्चों अब क्या हम लिखेंगे, दूसरा आ जाएगा भैया न्यूनतम क्वथनांक की मिश्रण। न्यूनतम न्यूनतम क्वाथी मिश्रण या न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं या ऐसे क्वाथी मिश्रण होते हैं जिनका क्वथनांक दोनों घटकों से क्या होता है, दोनों घटकों से कम होता है। ये यहाँ पे लिखेंगे, उसमें क्या था, ज़्यादा होता था, यानी दोनों घटकों से क्वथनांक ज़्यादा होता था स्थिर क्वाथी मिश्रण का। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों से क्या होता है, कम होता है, दोनों घटकों से कम होता है, दोनों घटकों से कम होता है। तो ऐसे मिश्रण को या ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण को क्या कहते हैं, ऐसे मिश्रण को कहते हैं न्यूनतम क्वाथी मिश्रण कहते हैं, न्यूनतम क्वाथी मिश्रण कहते हैं, न्यूनतम क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ओके। चलो अब अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात करें कि इसका निर्माण किससे होता है, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वथनांक न्यूनतम हो गया है, मतलब इनका क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है, घटकों की तुलना में इस मिश्रण का क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है। और जब घटता है तो इसका मतलब घटकों के बीच यानी विलयन के जो घटक हैं उनके बीच पाए जाने वाले आकर्षण बल का मान घट जाता है। आकर्षण बल का मान घटता है इसलिए इनका वाहदाब बढ़ जाता है, वाहदाब बढ़ता है इसलिए इनका क्वथनांक घट जाता है। तो बात समझ में ना। तो ये ऐसा हम लोग किस प्रकार के विलयन में पढ़ा था, यानी हम लोग धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के रूप में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि धनात्मक विचलन, ठीक है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों से, अनादर्श विलयनों से इनका निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है। और यहाँ पर एक नहीं हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। यानी इनका निर्माण यानी न्यूनतम क्वाथी मिश्रण जो होते हैं इनका निर्माण जो होता है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन से होता है। अब हम लिखेंगे इनके एग्जाम्पल। उदाहरण में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एथेनॉल CH3 CH2OH। अब एथेनॉल है, यहाँ पे ये क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल है। इसकी मात्रा कितनी लिया जाएगा, 95%। और जल ले लिया जाए, कितना, जल ले लिया जाए 5%। यानी एथेनॉल का
95% मात्रा और जल का 5% मात्रा। अब इन दोनों को ले करके अगर मिश्रण बनाया जाए तो वो आपका कैसा मिश्रण बनेगा? वो आपका बनेगा न्यूनतम क्वाथी मिश्रण बनेगा, न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण बनेगा। एथेनॉल 95% और जल 5%। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका क्वथनांक यानी एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो 351.5 केल्विन होता है। जल का पहले से पता है 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। जबकि मिश्रण, इनके जो मिश्रण तैयार होता है उसका क्वथनांक कितना होता है? 351 केल्विन होता है, 351 केल्विन होता है। मतलब यहाँ पे एथेनॉल का जो क्वथनांक है वो 351.5 केल्विन है, इसका 373 केल्विन है और मिश्रण का क्वथनांक 351 केल्विन। मतलब इन दोनों घटकों से इसका क्वथनांक क्या है? कम है। तो ऐसी स्थिति में ये मिश्रण कौन सा कहलाएगा? ऐसा मिश्रण कहलाएगा न्यूनतम क्वाथी मिश्रण या न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। बात समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण और उनके प्रकार। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।